हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कोचिंग किताब में। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की इस जिला दर्शन मास्टर क्लास में हम एक ऐसे जिले का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का हमारा टारगेट है यमुनानगर। एक एक फैक्ट, एक एक डेट और एक एक डेटा पॉइंट में आपको आज इसी क्लास में ही याद करवा दूंगा। अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए और पूरा फोकस बोर्ड पर रखिए। एक टीचर के नाते मेरा वादा है बच्चों, इस सेशन के बाद यमुनानगर से जुड़ी ऐसी कोई डिटेल नहीं बचेगी जो आपको ना आती हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा सिलेबस क्या है। हमने इसे 6 भागों में बांटा है। परिचय और भूगोल से शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ की नदियों और बांधों को समझेंगे। इसके बाद उद्योग, जगाधरी और छछरौली का ऐतिहासिक महत्व, और आखिर में यहाँ की प्राचीन धरोहर और प्रमुख व्यक्तियों पर चर्चा करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल बेसिक परिचय से शुरुआत करते हैं। नोट कीजिए, यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। उस समय अंबाला से अलग करके इस जिले को बनाया गया था, और ध्यान रखिएगा उस वक्त सीएम थे चौधरी देवीलाल जी। एक और फैक्ट, इस दिन टोटल 4 नए जिले बने थे, जिनमें से यमुनानगर एक था। अब थोड़ा डेटा पॉइंट पर ध्यान देते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 1768 वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनघनत्व 687 है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट करीब 78% है, और लिंगानुपात 877 है। अगर शिशुलिंगानुपात की बात करें तो वो 825 है। अब एग्जाम का एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। आजादी से पहले यहां लकड़ी की बहुत ही विशाल काठ मंडी यानी टिम्बर मार्केट हुआ करती थी। इसके उपनाम भी काफी फेमस हैं। इसे पेपर सिटी भी कहा जाता है, और लोकल लोग इसे जमुनानगर भी कहते हैं। हरियाणा की बारामासी यमुना नदी के तट पर बसे होने के कारण ही इसका नाम यमुनानगर पड़ा। ये सारी डिटेल्स आपके टिप्स पर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए यहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक ढांचे को समझते हैं। मैप में देखें तो यमुनानगर हरियाणा के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, जहां शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये एक 3 स्टेट हब है दोस्तों। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से लगती हैं। कौन कौन से? पहला, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। दूसरा, उत्तराखंड का देहरादून, जिसकी सबसे कम सीमा मात्र 11 किलोमीटर मिलती है। और तीसरा है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जिससे 320 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा लगती है। अगर हम मिट्टी यानी सॉइल की बात करें तो यहाँ लाल चेस्टनट और गिरिपाडिया मिट्टी पाई जाती है। एक कीवर्ड बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जागाधरी में इस मिट्टी को कंजी कहा जाता है। प्रशासन की तरफ देखें तो यहाँ 4 तहसीलें हैं, जगाधरी, छाछरौली, बिलासपुर और रडौर। विधानसभा की आरक्षित सीट का नाम सदौरा है। और हाँ, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें, जो कि 629 हैं, वो आपके यमुनानगर में ही हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। क्लास, मैं यहाँ 1 मिनट रुककर इस टर्म को पूरी तरह क्लियर करना चाहता हूँ। ट्राई स्टेट हब, ये एग्जामिनर का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। अगर आपको फैक्ट्स याद रखने में थोड़ी दिक्कत भी होती है तो भी इस पॉइंट को बिल्कुल ना भूलें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के मिलन बिंदु को एकदम रट लीजिए। ये बार बार टेस्ट किया जाता है। आइए अब रुख करते हैं जल संपदा की ओर। देखिए, यमुनानगर नदियों का एक बहुत बड़ा हब है। ये राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से एक साथ 5 नदियां बहती हैं: यमुना, सरस्वती, सोम्ब, बैंगनी और मरकंडा। सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी की। पौराणिक कथाओं में इसे शनि महाराज की बहन, सूर्यपुत्री, यमराज की बहन और सदा नीरा कहा गया है। ये जिले में कलेसर या ताजेवाला से प्रवेश करती है। इसके बाद सरस्वती नदी का जिक्र बहुत जरूरी है। वेदों की सबसे पवित्र नदी, जिसका उद्गम आदि बद्री माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इसके चैनल मुगलवाली गांव से मिले हैं। एक और जरूरी फैक्ट, सरस्वती संरक्षण का काम दर्शनलाल जैन जी ने किया था, जिन्हें इसके लिए पद्म भूषण मिला। एक और करंट पॉइंट, मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर अब सरस्वती नगर कर दिया गया है। अब इन 5 नदियों को याद रखने के लिए ये शानदार ट्रिक दिमाग में बिठा लीजिए। यमुना और सरस्वती सोमवार को बाग में मार्कशीट लाईं। यमुना से यमुना, सरस्वती से सरस्वती, सोमवार से सोम, बाग से बैंगनी और मार्कशीट से मरकंडा। बढ़िया ट्रिक है ना? इसे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट में बांध और बैरेज का रोल बहुत बड़ा होता है। सबसे पहला नाम आता है ताजवाला बैराज का। इसका आधिकारिक निर्माण 1873 में हुआ था। हालांकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी प्रारंभिक नींव फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी।
और यहीं से निकलती है हमारी पश्चिमी यमुना नहर। 1879 में ताजवाला बैराज से निकाली गई ये नहर हरियाणा की सबसे पुरानी और कृषि के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ अन्य बांध भी हैं, जैसे रेणुका बांध और लाल तुपई बांध। एक और छोटी सी मगर अहम डिटेल सड़क परिवहन की भी नोट करें। जगाधरी से पौंता साहिब को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 6 मात्र 5 किलोमीटर लंबा है, जो कि हरियाणा का सबसे छोटा राजमार्ग है। इस फैक्ट को अभी के अभी मार्क कर लीजिए। ताजवाला के बाद अब आते हैं एक आधुनिक चमत्कार पर, जो है हथनीकुंड बैराज। इस बैराज का सफर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1996 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 1999 में यह तैयार हो गया और 2002 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया। संरचना देखें तो ये 64 विशाल गेट्स वाला हरियाणा का सबसे बड़ा कंक्रीट बैराज है। इसे एक बहुत ही प्यारा उपनाम मिला है, मछुआरों का स्वर्ग यानी फिशरमैन्स पैराडाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के स्वच्छ पानी में महासीर मछली की एक दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। यहीं पास में ताजेवाला गांव है, जिसे प्रकृति और पक्षियों के अनोखे संगम के कारण हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा कहते हैं। अब इन डेट्स को याद रखने की ट्रिक देखिए। 96 में बनी हाथनी, 2 में पैराडाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के स्वच्छ पानी में महासीर मछली की एक दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। यहीं पास में ताजेवाला गांव है, जिसे प्रकृति और पक्षियों के अनोखे संगम के कारण हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा कहते हैं। अब इन डेट्स को याद रखने की ट्रिक देखिए। 96 में बनी हाथनी, 2 में पिया पानी, यानी 1996 में निर्माण शुरू और 2002 में पानी छोड़ा गया। बस खत्म कहानी। इन सारी डेट्स को परमानेंट लॉक करने के लिए एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1873 ताजेवाला, 1879 पश्चिमी यमुना नहर, 1996 हथनीकुंड का निर्माण और 2002 में पानी का आना। इन चारों को इसी क्रोनोलॉजिकल फ्लो में दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि एमसीक्यू सामने आते ही आप लोग सीधा आंसर टिक कर सकें। चलिए अब पर्यावरण और वन्य जीव क्षेत्र की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय दर्जा मिला था। ये साल और खैर के पेड़ों का घना जंगल है। अगर प्रमुख वन्य जीव की बात करें तो ये उद्यान लाल जंगली मुर्गी यानी रेड जंगल फाउल, भौंकने वाले हिरण और चित्तखाबरी बिल्ली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक और अहम सवाल बनता है हाथी पुनर्वास केंद्र पर। यह बनसंतौर गांव में स्थित है। इसे चौधरी सुरेंद्र सिंह पुनर्वास केंद्र भी कहा जाता है, जहां हाल ही में 15 हाथी दर्ज किए गए थे। फिर आता है हर्बल पार्क। चुहारपुर में स्थित इस पार्क का आधिकारिक नाम चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है। लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे? पूछेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पौधा लगाने के कारण इसे और क्या कहते हैं? इसे रुद्राक्ष वाटिका भी कहते हैं। ये क्रॉस क्वेश्चन बहुत कॉमन है बच्चों, इसलिए फोकस बनाए रखें। पर्यावरण के बाद अब इस जिले के आर्थिक इंजन यानी औद्योगिक विकास को समझते हैं। सबसे पहले कागज उद्योग देखते हैं। 1929 में बिल्ट यानी बाल्यापुर पेपर मिल की स्थापना करमचंद थापर ने की थी। ध्यान रहे, इसी मिल ने इस जिले को पेपर सिटी बनाया है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है चीनी का। 1933 में स्थापित सरस्वती शुगर मिल एशिया और हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चीनी मिल है। कृषि और उद्योग के कनेक्शन की बात करें तो गन्ने और धान के उत्पादन में यमुनानगर नंबर 1 पर है। एक और नया पॉइंट, रादौर में कृषि पर आधारित राज्य का पहला हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। इसकी डेट्स की ट्रिक बहुत सिंपल है। 29 में कागज बना, 33 में चीनी घुली, 1929 पेपर मिल, 1933 शुगर मिल। एकदम सॉलिड याद रहेगा ना? उद्योगों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। रसायन और ऊर्जा क्षेत्र में भी ये जिला बहुत आगे है। भारत स्टार्च केमिकल्स की स्थापना 1938 में हुई थी। यहाँ मुख्य रूप से मक्के से स्टार्च तैयार किया जाता है। इसके बाद डिस्टिलरी और गैस उद्योग पर आते हैं। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में हुई, जिसका जगाधरी ब्रांड काफी प्रसिद्ध है, और यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई। ऊर्जा क्षेत्र को बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना स्थित है, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। इसकी टोटल ऊर्जा क्षमता 600 MW है। और अब सुनिए एग्जाम का सबसे स्पेशल पॉइंट, ये राज्य की पहली PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित विद्युत परियोजना है। ये पॉइंट 1000 बार पूछा गया है, इसलिए इसको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। इन उद्योगों की स्थापना के वर्षों को एक बार फिर फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए। 1929 पेपर मिल, 1933 शुगर मिल, 1938 स्टार्च केमिकल्स और 1969 डिस्टिलरी। एक लाइन से इन चारों डेट्स को रट लीजिए। इंडस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। उद्योग के बाद अब इस जिले की 2 सबसे अहम और ऐतिहासिक जगहों का डीपली विश्लेषण करते हैं। पहला है जगाधरी। इसका प्राचीन नाम युगांधर हुआ करता था।
पीतल के बर्तनों के कारण इसे छोटी पीतल नगरी यानी ब्रास सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की रेलवे वर्कशॉप का सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। 1952 में स्थापित ये उत्तर भारत की पुरानी वर्कशॉप है, जहाँ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की मरम्मत होती है। रक्षा यानी डिफेंस आपूर्ति में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय सेना के लिए 60 से 80% गोला बारूद रखने के लकड़ी के बक्से, जिन्हें एमुनिशन बॉक्सेस कहते हैं, वो जगाधरी में ही तैयार किए जाते हैं। और एक करंट अफेयर्स की और स्मार्ट सिटी की पहल देखिए। हरियाणा का पहला सीसीटीवी चालान सिस्टम किसी पंचकुला या चंडीगढ़ से नहीं, बल्कि इसी यमुनानगर से शुरू हुआ था। दूसरी प्रमुख जगह का नाम है छाछरौली। इसका जलवायु का चमत्कार समझिए। शिवालिक की तलहटी में होने और यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण छाछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी या मौसिनराम कहा जाता है। इसे संत शिरावली का उपनाम भी मिला है। कलसिया रियासत का इतिहास यहीं से जुड़ा है बच्चों। 1760 से 63 के दौरान गुरबख्श सिंह ने इसे बसाया था, जिसकी राजधानी छाछरौली थी। 1857 की क्रांति में यहाँ के शासक शोभा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वास्तुकला की अगर बात करें तो इस रियासत के महल की रानी की खिड़की बहुत प्रसिद्ध है। और एक ऐतिहासिक विद्रोह आपको बिल्कुल याद रखना है। 1818 में एक प्रसिद्ध छाछरौली विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व राजा जोत सिंह ने किया था। धार्मिक आस्था और शौर्य के इतिहास की तरफ रुख करें तो बिलासपुर और लोहगढ़ सामने आते हैं। बिलासपुर का प्राचीन नाम व्यासपुर था। ये महर्षि वेदव्यास की तपोस्थली है। मान्यताओं के अनुसार यहीं सरस्वती नदी के तट पर श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। इसके बाद ध्यान दीजिए लोहगढ़ के किले पर। यह किला सिखों की प्राचीन राजधानी यानी सिख कैपिटल हुआ करता था। सिख योद्धा वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर की ये शौर्य और कर्म भूमि रहा है। यहाँ एक पॉपुलेशन वाला पॉइंट क्लियर कर लीजिए बच्चों। यद्यपि हरियाणा में सरदार यानी सिख समुदाय सबसे ज्यादा सिरसा जिले में रहते हैं, परंतु उनकी ऐतिहासिक सत्ता और राजधानी यमुनानगर का लोहगढ़ ही था। ये आपस का अंतर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको मिस मत कीजिएगा। बिलासपुर का ही एक और अहम हिस्सा है कपाल मोचन, जो अपनी पवित्रता और सर्वधर्म सद्भाव के लिए जाना जाता है। बिलासपुर में स्थित ये कपाल मोचन गुरुद्वारा हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्मों का एक साझा आस्था केंद्र है। यहाँ पर एक शस्त्र घाट है। 1688 के भंगानी युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ आकर अपने शस्त्र धोए थे। ध्यान रखें, यहाँ पर वो 52 दिन रुके थे। और आज यहाँ एक मार्शल आर्ट संग्रहालय भी मौजूद है। यहाँ 2 बड़े पवित्र सरोवर हैं, सोम सरोवर और सूर्य कुंड। ऐसी मान्यता है कि इनमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक होते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अन्य कुंडों में यहाँ अगस्त्य ऋषि का आश्रम और 36 प्राचीन अग्निकुंड भी मौजूद हैं। इसको याद रखने की मेरी स्पेशल ट्रिक लिख लीजिए। कपाल मोचन में गुरु ने शस्त्र धोए और सूर्य कुंड में रोग कटे। इस एक सिंगल लाइन से सारे फैक्ट्स दिमाग में छप जाएंगे। प्राचीन काल के साक्ष्य देखें तो यमुनानगर का इतिहास बहुत ही अमीर है। टोपरा कलन में सम्राट अशोक का स्तंभ था, जिसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। इस पर 7 राजा ज्ञाएं यानी एडिक्ट्स अंकित थीं। लेकिन 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक इसे मखमल में लपेटकर यमुना नदी में नाव के रास्ते दिल्ली ले गया। आज का गौरव यह है कि इसी टोपरा कलन गांव में इतिहास को सहेजते हुए विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है। यह चक्र सुनहरे रंग का है और इसका वजन पूरे 6 टन है, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य साक्ष्यों पर नजर डालें तो चनेटी का स्तूपा सम्राट अशोक के समय की सबसे पुरानी ईंटों की संरचना है। चीनी यात्री खुएनजिंग ने अपनी पुस्तक सी यू की में इसका वर्णन किया है। प्राचीन सुग बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, जहां से बाराखड़ी का सबसे पुराना ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और आखिर में बुढ़िया का रंग महल बाबर द्वारा बसाए बुधिया गांव में नानू सिंह ने इसे बनवाया था। इसे बीरबल का रंग महल भी कहा जाता है। और यहाँ एक नया अपडेट अपने नोट्स में ऐड करें। खिजराबाद का नया नाम अब प्रतापनगर हो गया है। मंदिरों और आश्रमों की सूची को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। बिलासपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। जगाधरी में प्रसिद्ध चित्ता मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि पूरे भारत में लाल मूर्तियों के विपरीत यहाँ भगवान हनुमान की 70 वर्ष पुरानी श्वेत यानी व्हाइट मूर्ति है। वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है यहाँ का सूर्य कुंड मंदिर, जो ओडिशा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। अन्य तीर्थ स्थलों में लक्कड़ाड़ा मंदिर, परशुराम सर्वधर्म मंदिर और नर नारायण गुफा यमुनानगर में ही आते हैं। और एक महत्वपूर्ण तीर्थ है बसंतपुर में स्थित राजा शांतनु का कुआं, जिसका जल गंगा नदी की भांति बेहद पवित्र माना जाता है। ऐतिहासिक धरोहर को समझने के बाद आइए उन महान हस्तियों से मिलते हैं जिन्होंने इस जिले का नाम रोशन किया है।
पहले हैं सुनील दत्त। यमुनानगर में जन्मे ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और राज्यसभा सांसद रहे हैं। आप लोग इन्हें संजय दत्त के पिता के रूप में भी बेहतर जानते हैं। फिर है वेद गांधी, मशहूर फिल्म निर्माता जिन्हें सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राजनीति में कंवर पाल गुर्जर का बड़ा नाम है। ये जगाधरी से विधायक रहे हैं और हरियाणा के शिक्षा, वन और पर्यटन मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। समाज सेवा की दिशा में दर्शन लाल जैन जी को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया और इसी योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। खेल जगत में भी यहाँ के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम कौन नहीं जानता। ये एक महान भारोत्तोलक यानी वेटलिफ्टर हैं। इन्होंने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एक चीज हमेशा याद रखना, ये ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। फिर हैं संजीव राजपूत, जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। दीपिका ठाकुर, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की उपकप्तान रह चुकी हैं, वो भी यहीं से हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा इतिहास से जुड़ा एक और प्रश्न बनता है। कुनिंदकालीन सिक्के जगाधरी और करनाल से प्राप्त हुए हैं। अब इन खिलाड़ियों को याद रखने के लिए मेरी आखिरी ट्रिक नोट कीजिए। कर्णम का वजन, संजीव का निशाना और दीपिका की हॉकी। वजन से वेटलिफ्टिंग, निशाना से शूटिंग और हॉकी से दीपिका। एक ही झटके में याद हो गया ना।